नमस्कार। आज मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही ज्ञानी और जिनको हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया और मैं उनको इसलिए भी क्योंकि वो जब उन्होंने अपना नौकरी जिसको हम लोग कहते हैं शुरू की जीवन याप तो वो शिक्षक से के रूप में की। तो उनकी मैं एक किताब के बारे में मैं उस किताब को पढ़ा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इफ यू परमिट देन आई वुड लाइक टू रिव्यू दिस। तो ही हैज अग्रीड। मैं बात कर रहा हूँ लखन मेहरोत्रा साहब की। लखन मेहरोत्रा साहब 1934 में रामनगर जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अब तो उत्तराखंड में चला गया है, वहां पे इनकी पैदाइश हुई और एक साधारण परिवार में जो एक मिडिल क्लास फैमिली होता है। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहले पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद इन्होंने वहां शिक्षक के रूप में काम भी किया और 1958 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी। और उसके दौरान मतलब उससे पहले एक बात और बता दूं कि ये स्टूडेंट रहते हुए भी स्टूडेंट डेलीगेशन में पार्ट ऑफ चाइना गए थे, उस डेलीगेशन का हिस्सा थे। फिर इन्होंने चाइना, यूएसए, मेक्सिको, रशिया, श्रीलंका, अर्जेंटीना, मतलब मैंने भी दुनिया के, जब मैंने इनकी पूरी वो पढ़ी, बुक का नाम है द ओडिसी ऑफ अ डिप्लोमेट, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी बहुत से आयाम, बहुत सी चीजें बेहतर समझ हो गई। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं जब सर से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि सर इसको शायद हम लोग एक एपिसोड में समेट नहीं पाएंगे क्योंकि जो मेरे दर्शक हैं वो थोड़ा समझना चाहते हैं चीजें, मतलब इसको कहते हैं बूझना भी चाहते हैं। तो एक में वी विल नॉट डू जस्टिस बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अ रिव्यू, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू पास थ्रू अ हिस्ट्री। तो इस किताब में कुल 22 चैप्टर हैं। उस 22 चैप्टर में एक नेहरू एरा पे आके मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। फिर एक नेहरू एरा के बाद शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी। 64 टू 84 का एक एरा होगा और 84 के बाद 92 में जब आप रिटायर हुए और उसके बाद जो आपके यूएन असाइनमेंट्स हुए उसकी बात कर लेंगे। मोटे तौर पे इस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि हिंदुस्तान के अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मतलब नंबर्स की बात नहीं, व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। और उसमें अगर नंदा जी को, क्योंकि वो एक्टिंग थे, मैं उनको नहीं मानता हूं क्योंकि वो फुल टाइम वैसे नहीं माने गए। उसमें से पहले 8 प्राइम मिनिस्टर के साथ लखन मेहरोत्रा जी ने काम किया, क्लोजली काम किया। और बाद के जो 6 प्राइम मिनिस्टर थे उसमें भी नरसिम्हा राव साहब और आई के गुजराल साहब, ये दोनों लोगों के साथ उन्होंने या तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स की हैसियत से बहुत क्लोजली काम किया है इन दो के साथ। तो एक तरह से 10 प्राइम मिनिस्टर और जो 4 प्राइम मिनिस्टर हैं, देवे गौड़ा साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मनमोहन सिंह साहब और मोदी साहब, उनके साथ, क्योंकि अब ये तो हिंदुस्तान के पिछले 20 वर्षों के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है इस शो में, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपकी इस किताब के बारे में थोड़ा आपसे फर्स्ट हैंड जानना चाहेंगे। आपका हम पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं जहां आपने घर की बात, माँ पिता की बात, कैसे आके उन्होंने शेयर हार्ड वर्क से एस्टेब्लिश किया। हम उसके आगे तुरंत बढ़ना चाहेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके इलाहाबाद हम पहुंच जा रहे हैं आपके चैप्टर 2 में। और इलाहाबाद में एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आई कि आपका नेहरू से आपका पहला रूबरू हुआ है एज अ स्टूडेंट जब वो वहां इलेक्शन लड़ने आए। और उसमें आपने एक बड़ी बात कही है, थोड़ा उस पर मैं समझना चाहूंगा कि नेहरू का इलेक्शन, उस समय आपने लिखा है कि सेकुलरिज्म की बात वो उस समय भी करते थे और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, वो एक हिंदू स्टेट की बात करते थे। तो आज हम लोगों को अजीब सा लगता है ना कि ये हिंदू और ये क्या हो रहा है, तो ये उस समय भी था क्या? हाँ, ये बहस 1950-1951 में काफ़ी जोर पकड़ गई क्योंकि नेहरू का विरोध करने वाले एक स्वामी हुए जो कि इलाहाबाद के नज़दीक, इलाहाबाद के ही वातावरण में रहते थे, प्रयाग के, और फूलपुर उनका निवास स्थान था और फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो खड़े हुए और प्रभुदत्त जी का ये कॉल था कि ये
ये सेक्युलरिज्म वगैरह कुछ नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और उसको हिंदू राष्ट्र के रूप में अपनाना और उसको की सारा संचालन हमारे अधिकारियों को और हमारे सत्ताधिकारियों को, सबको, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, सबका एक ही कर्तव्य है कि वो हिंदुत्व की भावना को लेके हिंदू राष्ट्र का संचालन करें, वो इसको और कोई दूसरा स्वरूप ना दे। तो ये जो संविधान उस वक्त हम लोगों के लिए बना था और जिसके ऊपर ये सबसे पहला इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें नेहरू जी ने उसी को मुद्दा बना दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ अपने लोगों से कि वो एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या एक वो सर्वधारा संपन्न एक राष्ट्र की भावना को लेके सारी विचारधाराओं को अपनाते हुए उनका सम्मिश्रण करते हुए भारत की परंपराओं के अनुकूल भारत का संचालन करें। जी तो उन्होंने ये मुद्दा सबसे आगे रख दिया। जी। अब मैं सर एक चीज और समझना चाहूंगा। आप नेहरू से, पूरी किताब में आप नेहरू से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट्समैनशिप, उनके फॉरेन अफेयर्स के बारे में उनकी समझ, उनका एक दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने की समझ, और आपने उन पे कंपेयर किया है नेहरू को अशोका हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े सम्राट हुए अशोक से। ये जरा कंपैरिजन को थोड़ा और हम समझना चाहेंगे। देखिए, अशोक भारत के इतिहास में, मैं महाभारत में और भरत और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ और रामायण के को लेकर के जो हम भरत के नाम पर हमारा भारत बना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऐतिहासिक भारत है उसमें सबसे पहले संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र की कल्पना देना और एक राष्ट्र का निर्माण करना जो हिमालय से लेके और दक्षिण में हिंद महासागर तक हो और जो बंगाल खाड़ी से लेके और अरब सागर तक के भारत को सबको मिला के एक संहति में रखने का काम वो अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त से वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसके बाद में अशोक ने उसको संपूर्ण रूप दिया। तो ये देखना था कि अशोक के जीवन का परिवर्तन किस विचारधारा से हुआ। जब तक वो लड़ते रहे और भारत को भारत बनाते रहे, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में सागर तक के भारत का निर्माण वो करते रहे, तब तक युद्ध की विभीषिका चलती रही। लेकिन जब उन्होंने देश को समझा और जब उनका संपर्क पुरानी परंपराओं के साथ में उन्हीं में सम्मिलित बौद्ध परंपरा से उनका संपर्क हुआ, तो उनके हृदय में एक शांति की धारा का प्रवाह हुआ और जब उस धारा का प्रवाह हुआ तो वो रुकी ही नहीं। और तब उन्होंने ये कहा कि मैं धम्म घोष को जो अपनाता हूँ, भेरी घोष के स्थान पर मैं धम्म घोष की स्थापना करता हूँ। मैंने भेरी घोष को, जो भेरी युद्ध के समय में युद्ध को प्रारंभ करने में आपने महाभारत में भी देखा होगा कि पहले शुरू में शंख बजे, फिर नगाड़े बजे और फिर इतनी ध्वनि पैदा हुई कि वो आकाश तक को चीर करके ऊपर तक पहुंच गई। तो वो जो भेरी घोष है, वो अशोक ने उसको उस शांति धारा के समापन से, शांति धारा को में अपने का अपनत्व को अपनाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन, मत परिवर्तन, ध्यान परिवर्तन, देश का संचालन प्रवर्तन
देश का संकलन और संगठन सबको उन्होंने उसी धारा में समा दिया। और जब आप उनके अभिलेखों को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि हर अभिलेख में उनका शांति संदेश मौजूद है। तो नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके सामने दोनों ही ये विकल्प सामने थे। एक ये था कि वो शुरू से ही पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते चले जाएं और लड़ाई के द्वारा, युद्ध के द्वारा अपनी समस्याओं का हल करें। और जो युद्ध की विभीषिका विश्व में फैली हुई थी और कोल्ड वॉर जिसका संकेतात्मक रूप हमारे सामने दे रहा था, उसमें उसके अंदर प्रवेश कर जाएं या उससे अलग रह करके और एक नई प्रक्रिया का प्रारंभ करें, जिसे उन्होंने नॉन अलाइन कहा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री होने के नाते देश की पूरी संचालन करने की शक्ति उनके हाथ में थी। देश को कौन सी दिशा देंगे ये उनके हाथ में था। और गांधी जी के बाद वो देश के सबसे बड़े नेता थे, सबसे प्रबल नेता थे और सबसे लोकप्रिय नेता थे। ये तो उनके इलेक्शन में भी तय हो गया। उनके बाद में उनके साथ में कितने कांग्रेसी इलेक्ट हुए और पहली हमारी जो संसद बनी उसमें आपने देखा कि उसी विचारधारा के लोग कितने अधिक आए। तो मैंने देखा, जब इतिहास को देखा तो मैंने देखा कि जैसे अशोक ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, वैसे नेहरू जी ने भी गांधी जी के प्रभाव में आकर नॉन वायलेंस और सत्य की परंपरा को अपनाया, जो उनकी पुरानी रिवॉल्यूशनरी विचारधारा थी, जिसमें कि वायलेंस का स्थान था, नॉन वायलेंस का स्थान नहीं था। That was a revolutionary socialist Soviet tradition which had impacted his consciousness. But with the impact of Mahatma Gandhi, he got completely transformed. And it is that transformation which makes me compare him with Ashoka. सर, एक आप आगे बढ़ते हैं, आप इसी चैप्टर 2 की बात हम कर रहे हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट एक जो डेलीगेशन गया था जिसमें स्टूडेंट्स भी थे और कुछ टीचर भी थे चाइना गुडविल मिशन पे, आप उसके सदस्य थे। आप भी उसमें चुने गए थे। हर विश्वविद्यालय से शायद 2 स्टूडेंट और 1 टीचर गए थे, आप भी उसमें चुने गए। और जो अभी 21वीं सदी के जो बच्चे हैं जो इधर देखे हैं, उनके लिए चाइना एक बहुत मक्कार, बहुत अनरिलायबल और बहुत ही चाइना के बारे में उसकी अच्छी वो नहीं ओपिनियन। लेकिन 55 में जब आप गए चाइना एज ए स्टूडेंट डेलीगेट, आपने जैसा लिखा है कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है चाओ एन लाई, माओ, ये सब लोग भी आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहे थे, आपसे मतलब इस डेलीगेशन से, और आप लोग एक बहुत अच्छा प्रभाव वहां से लेके आया था चाइना के बारे में। थोड़ा इस पे भी बताइए कि ये क्या हुआ इस बीच। मैं देखिए, उस वक्त के हमारे जो चीन के साथ संबंध थे, उसकी एक साथ 2 प्रवृत्तियां चल रही थी। एक और तो हमारे ऐतिहासिक परंपरा जिसमें भारत और चीन बहुत समीप थे। भारत के बौद्ध धर्म को करीब करीब सभी चीनियों ने अपनाया था और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्थल कुछ चीन में मौजूद थे। उन्नीस 50 तक की हमारी जो चेतना थी चीन के बारे में, उसके ऊपर इतिहास की उस धारा का प्रभाव था। लेकिन 1950 में चीन ने पहले तो हमसे यह वायदा किया कि हम तिब्बत के मसले को शांतिपूर्ण रूप से हल करेंगे
और उन्होंने ये भी कहा कि और इसमें आपको कोई शक होना नहीं चाहिए। लेकिन उसी वर्ष 6 महीने के बाद उन्होंने अपने फोर्सेस को तिब्बत भेज दिया और उनके प्रेस ने ये घोषणा की कि हमने हमला करके तिब्बत को स्वतंत्र कर दिया है। तिब्बत की स्वायत्तता अब स्थापित हो गई है और तिब्बत पूर्ण रूप से हमारा अंग है। जी। तो ये जब मैंने वहाँ पर पढ़ा और उन्होंने दलाई लामा को कुछ अपशब्द कहना प्रारंभ की और उनकी एक मैंने संदेश जब देखा तो मैंने उसमें समझा कि वो उनको देशद्रोही कह रहे हैं, तो मेरे कान खड़े हो गए और मैंने ये सोचा कि अब इनके फोर्सेस, मैं देखिए 1955 की बात कर रहा हूँ, 5 वर्ष बीत चुके थे। उस 5 वर्षों में चीनियों ने क्या किया था? उन 5 वर्षों में पहले वो आमदो में गए, उनके फोर्सेस वहाँ पहुँचे। आमदो से वो जब वो ल्हासा पहुँचे तो उन्होंने 23,000 फोर्सेस अपने ल्हासा में पोस्ट कर दिए। दलाई लामा को बिल्कुल असहाय बना दिया। 1951 का जो दलाई लामा के डेलीगेशन के साथ उनका एग्रीमेंट था, जिसमें कि उन्होंने तिब्बत की स्वायत्तता स्वीकार की थी, वो बिल्कुल नकार दिया गया। और खाम प्रदेश जो तिब्बत का अंग है, उसको चीनी लोगों ने 4 हिस्सों में बांट दिया। आमदो में और कुछ हिस्सा यूनान में दे दिया और कुछ एक नया प्रोविंस बना करके रख दिया। लेकिन खाम को जो लोग विद्रोही थे उनका प्रदेश ही खत्म कर दिया। तो ये सब हम देख चुके थे। और जब मैं भारत आया तो मैं ये विचार लेकर के आया कि ये देखिए, ल्हासा आए, ल्हासा के बाद में शिकाचे ले लिया इन्होंने, शिकाचे के बाद में इन्होंने गारतोक और यातुंग भी ले लिया और सारे के सारे बड़े जितने भी संस्थान और बड़े बड़े स्थान थे उनके सबके ऊपर पीएलए का अधिकार हो गया। तो ये दूसरी प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी 1954 में, जब जो हिंदी चीनी भाई भाई का माहौल हमने 1955 में देखा, अक्टूबर 1955 में, जब हम उनके स्वतंत्रता दिवस के दिन वहाँ पहुँचे, स्थापना दिवस के दिन 1 अक्टूबर को, और वो देखा माओ ने हमको बुलाया और किसी को ऊपर आने की इजाज़त नहीं, लेकिन भारतीय डेलीगेशन को ऊपर बुलाया गया। चुएन लाई ने हमको चाय के लिए घर पर बुलाया। तो ये थी वो भावना जो कि भारत और चीन को बराबर बनाए एक साथ रखना चाहती थी। और दोनों ने ये विचार प्रदर्शित किया कि हम भारत के साथ में जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, हम आशा करते हैं कि हमेशा हमेशा सर्वदा सर्वदा वो वैसे ही बने रहेंगे। जी। लेकिन जो उनकी कृतित्व था वो 1955 तक बदल गया था और मुझे ये डर लगने लगा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ये डर लगने लग रहा था कि ये अब हमारे जब पीएलए हमारी सीमाओं के समीप पहुंचेंगे तब भारत और चीन की ऐतिहासिक संगति में एक विषमता पैदा होने का डर मुझे लगा। और मैं जब भारत आया तो मैंने इस बात को बिल्कुल प्रकट रूप से अपने साथियों को बताया और अपने भाषणों में कहा, और मैंने कहा कि ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, इट इज ए क्लैश बिटवीन, जो माओ कहा करते थे कि हर वक्त दो प्रवृत्तियों के बीच में संघर्ष होता रहता है। तो एक को वो रचनात्मक और क्रांतिकारी प्रवाह मानते थे और दूसरे को भी वो
परिवर्तनशील लेकिन आंदोलनकारी मानते। तो वो ये कहते थे कि इनके दो के बीच में हमेशा इन प्रवृत्तियों में, इन धाराओं में हमेशा हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। जी सर, अब और मैं चैप्टर 3 पे आ रहा हूं, जहां पे एंट्री इनटू इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपका 1958 है। उसका मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी, जो बहुत से बच्चों को आज पता भी होना चाहिए, कि जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स के लोग चुने जाते थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब नेहरू जी ने आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया था, जी, और फिर आपको उन्होंने आपकी पोस्टिंग चाइना डिवीजन एंड वो हुआ था। तो उसके बारे में जरा संक्षेप में बता दें कि कैसे वो क्या हुआ, और नेहरू जी से आपकी जो देखिए फॉर्मल मीटिंग थी, इंटरव्यू। 1952 से लेके 1958 तक नेहरू जी ने ये परंपरा रखी कि विदेश मंत्रालय में काम करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस जिन जिन भी विद्यार्थियों को चुनेंगे, मैं अपने आप स्वयं उनको इंटरव्यू करके देखूंगा कि वो हमारे जिस प्रकार की मैं मानसिकता चाहता हूं अपने विदेश सेवा के अधिकारियों के बीच में, वो मानसिकता उनमें है कि नहीं है। तो इसकी परीक्षा के लिए वो स्वयं उनसे मिलते थे, उनके साथ समय बिताते थे, और उन्हें एक संगति में नहीं मिलते थे। ये नहीं है कि उनको बुला के एक लेक्चर दे दिया, एक एक करके वो इंटरव्यू करते थे। तो ये होता था कि यूपीएससी ने सिलेक्शन किया, तो उसमें हम 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उनमें से यूपीएससी ने 20 नाम इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए रखे। उनमें से 20 में से 10 इंडियन फॉरेन सर्विस बोर्ड, जिसमें कि एनआर पिल्ले सेक्रेटरी जनरल और फॉरेन सेक्रेटरी और कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी उसके मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने उन 10 को बुलाया, 10 को देखा, 10 से बातचीत की, और आखिर में पंडित नेहरू को वो लिस्ट भेज दी गई उनके पूरे बैकग्राउंड के साथ। तो पंडित नेहरू जी ने हमको भी बुलाया जब हमारा नंबर आया, तो हमसे उन्होंने देखा और मेरा फिर विवरण देखा और मेरी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी जीवन की प्रक्रियाओं को देखा, और उन्होंने ये देखा कि संस्कृत में मैंने गोल्ड मेडल पाया है, और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया, फिर रिसर्च की, फिर वो उसी को मैं अध्यापक वहाँ बन गया यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी ये पुरातत्व संस्कृतियों पर और पुरातत्व इतिहास के ऊपर तो आपका अधिकार है, लेकिन वो आपके किस काम आएगा विदेश सेवा में। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, और उसमें जो बात उभर करके सबसे ज़्यादा आती है वो आपका भारतीय संस्कृति से प्रेम, भारतीय संस्कृति से लगाव, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का बोध और ज्ञान, ये सब उससे प्रकट होता है, और मैं उससे स्वयं प्रभावित हुआ हूँ। तो अगर उस सारी पृष्ठभूमि के साथ आप देश के प्रधानमंत्री ही नहीं लेकिन विदेश मंत्री हो सकते हैं, तो अपनी इस पृष्ठभूमि के साथ में मैं विदेश सेवा में क्यों नहीं जा सकता। तो वो थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने मुझसे और कोई प्रश्न नहीं पूछा, और कहा कि मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, और उन्होंने मेरे सामने मेरे नाम के आगे एक सही का निशान लगते ये मैंने देखा, और मैं उनको नमस्कार करने से पहले एक किताब में ले गया था अपने साथ में, बंच ऑफ लेटर्स, नेहरू के बंच ऑफ लेटर्स उसी वक्त निकली थी। तो मैंने उनसे कहा कि कृपा करके इस पर अपने हस्ताक्षर करें।
तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उस पर जवाहरलाल नेहरू और डेट डाल के, और वो किताब है अभी आपके पास? वो किताब मेरे पास में है। चलिए, मैं आपसे अलग से उसका एक फोटो ले लूंगा। हाँ, जरूर लीजिएगा। जी जी जी। मैं अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चैप्टर 4 में आते हैं, जब दलाई लामा क्रॉसेस इनटू इंडिया। और वो मैं ध्यान से पढ़ रहा था, तो वो वाया तेजपुर आए थे, और आपने नाम भी दिया है कि 29 मार्च को पीएन मेनन साहब और हेड ऑफ नॉर्दर्न डिवीजन इन एमईए एंड एमएस नायर, सेकंड सेक्रेटरी इन द पॉलिटिकल ऑफिस इन सिक्किम। मेरे एक मित्र है कमलेश त्रिपाठी, उसके पिताजी उस समय मंत्री थे असम में, कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी। मेरे पास वो फोटो है, मैं उसको लगाऊंगा जब ये उसके साथ। आ, उनको भी डिटेल किया था नेहरू जी ने पॉलिटिकल साइड से, नेता, कि आप भी जाइए और उनको रिसीव कीजिए। तो अब दलाई लामा हिंदुस्तान आ जाते हैं, पहले नेफा में रहते हैं, फिर वो मसूरी शिफ्ट होते हैं। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत रिपोर्टेड नहीं है कहीं पे भी। नेहरू जी की 24 अप्रैल 1959 में दलाई लामा से एक लंबी बातचीत होती है, जी जी। और वो बातचीत आपकी किताब में मैंने उतने डिटेल में पढ़ा। मुझे बाकी, मैं भी काफी तिब्बत को मैं फॉलो करता हूं, तिब्बत में मेरा काफी, मुझे उतनी क्लोजली बहुत सी चीजें, क्योंकि वो बहुत, अगर उसको आप समझ लें, मैं सारी चीजें अपने दर्शकों को नहीं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा किताब लेके पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वो एक मीटिंग बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि वहां से दलाई लामा ने भी सेट किया कि मुझे क्या कोर्स करना है। नेहरू जी ने भी अपनी बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी कि भारत की क्या स्थिति होगी। इस पे एक जल्दी से आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए, वो 24 अप्रैल की मीटिंग की बात कर रहा हूं। जी, मैं 24 अप्रैल की मीटिंग की बात आपको बता रहा हूँ। जी। और उसमें नेहरू जी ने दलाई लामा से बड़े खुल के बात की। मुझे ऐसा लगता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनसे बात नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े वैयक्तिक रूप से उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने सबसे पूछे ये कहा कि आपका भारत में जो शुरू की बातें हैं, आपका स्वागत है, और भारत में आपका बड़ा सम्मान है, और हम आप जिस परंपरा के अनुयायी हैं और जिस परंपरा के प्रतीक हैं, वो बौद्ध परंपरा हमारे देश में सर्वमानित है, सर्वसम्मानित है, और आप उन सब के नेता के स्वरूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो दलाई लामा इससे काफ़ी खुश हुए। ये बात मैंने इसमें उभार के नहीं लिखी है, लेकिन ये जब शुरू की बातें ख़त्म हो गई, तो नेहरू जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हो गई कि जिन्होंने आपको बाध्य किया कि आप भारत की ओर आए और आप आज यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो अंश था बातचीत का, वो इस पर रहा। तो दलाई लामा ने शुरू से बताया, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो कभी ये सोचते नहीं थे कि तिब्बत के ऊपर चीन हमला कर देगा, लेकिन चीन के फोर्सेस जब आए तो उन्होंने हमको बिल्कुल नाकामयाब बना दिया। हमको 1951 में हमने 1950 में संयुक्त राष्ट्र में अपील की थी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, और हमने सुना है कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी इस प्रकार के हमले का विरोध करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप जो ज़रूरी एक्शन है वो लीजिए। हम शांति प्रिय देश हैं, हम उस हमले का मुकाबला नहीं कर सकते। तो उससे बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद में दलाई लामा ने कहा कि जब यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ये कहा कि शांतिपूर्ण वार्ता से इसको हल किया जाए, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि यूनाइटेड नेशंस में जब 1950 में दलाई लामा की अपील पर बात हुई थी, तो सबसे पहले जो संयुक्त राज्य जो यूनाइटेड किंगडम है,
उनके राजदूत से पूछा गया कि आप ये बताइए, आपके तिब्बत से जब संबंध थे, इतने नजदीकी संबंध थे, तो आप तिब्बत को किस रूप से देखते थे? एक स्वायत्त चीन के अंग के रूप में देखते थे या एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखते थे? तो उन्होंने ये कहा कि वो स्वायत्त चीन के अंग के रूप में उनको देखते थे, और उस पर बाकी सारी बात तिब्बत की आज़ादी की और तिब्बत की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशंस की कार्यवाही की बात बदल के भारत ने फिर यह कहा कि अब एक ही बातचीत रहे का रास्ता जाहिर है और वो बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। तो कलकत्ते में दलाई लामा ने एक अपना डेलीगेशन भेज दिया, जो कलकत्ते से फिर पीकिंग चला गया, और पीकिंग में उन्होंने एक समझौते पर दस्तखत किया, जो कि तिब्बत चीन का 1951 का समझौता कहा जाता है। दलाई लामा ने यह कहा कि मैंने उनको कभी यह अधिकार नहीं दिया था कि वो वहाँ उस पर हस्ताक्षर करें, लेकिन चीनियों ने उनको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, और मुझे उसकी खबर रेडियो से मिली। जब चीन के रेडियो ने बताया कि ये एग्रीमेंट हो गया है और चीन हमारी स्वायत्तता मानता है और हम अपने को चीन का अंग मानते हैं, तो मैंने उसको डेलीगेशन के अपने आने के बाद स्वीकार कर लिया। तो जब मैंने स्वीकार कर लिया तो उसके बाद में उनके एक दूसरे हमारे यहाँ पॉलिटिकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिए उन्होंने, जिनका नाम था मिस्टर तान वांगे, और उसके साथ में उन्होंने एक लिबरेशन फोर्स वो जो पहले आया था उसको रीइंफोर्स करने के लिए और लोग भेज दिए। तो हजारों लोग ल्हासा में पहुंच गए, और दलाई लामा ने उनके साथ में कहा कि हम हर प्रकार से कोशिश की हमने कि हम उस समझौते पर चलें, लेकिन बिल्कुल उन्होंने हमें नाकामयाब कर दिया। और फिर माओ ने हमें निमंत्रण दिया और माओ ने हमें पीकिंग बुला करके हमको ये आश्वासन दिया कि आपकी स्वायत्तता में और आप जिस प्रकार से तिब्बत के राजनीतिक अधिकारी रहे हैं उसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो। लेकिन जब वो वापस आए तो स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत रही, और उसके साल भर तक खाम से उनका युद्ध चलता रहा। खाम ने उन्होंने ये भी बताया, पहली बार पंडित नेहरू को बताया कि करीब 20,000 चीनियों को खाम योद्धाओं ने मार दिया। फिर जब उन्होंने वो अपना संहार देखा तो एयर से, मशीन गन से और नीचे धरती पर मैसाकर कर दिया लोगों का। और तब उन्होंने नेहरू को समझाया कि चीन के हर स्थान से सारे लोग हमारे नोर्बुलिंका के आगे प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए, हजारों लाखों लोग। और उसी वक्त जब स्थिति वो ऐसे बदल रही थी तो मिस्टर तान ने एक निमंत्रण भेजा दलाई लामा को, ये बड़ा दिलचस्प है, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आप ड्रामा देखने आइए। तो उनको थिएटर देखने के लिए बुलाया। तो उनके जितने भी रेबल्स थे उनको ये खबर मिल गई, तो उन्होंने दलाई लामा के पूरे नोर्बुलिंका को सीज कर दिया, उसको घेर दिया। कहा हम दलाई लामा को निकलने नहीं देंगे, हम वहाँ नहीं जाने देंगे, वो दलाई लामा को पीकिंग ले जाएंगे और वहाँ मार डालेंगे। तो उस स्थिति में वो हुआ 10 मार्च को। 10 मार्च 1959 को ये स्थिति पैदा हुई, और 10 मार्च और 17 मार्च के बीच
वो घेरा पड़ा रहा और दलाई लामा अंदर बंद, और दलाई लामा से बातचीत करने के लिए उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अंदर आए। तो वो जिद कर रहे थे कि आप आ जाइए, और दलाई लामा ने कहा कि आप बताइए मैं कैसे जाऊं, और ये तो स्थिति ऐसी नहीं है। तो दलाई लामा वहाँ नहीं गए। फिर वो ये मनन करते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। दलाई लामा ने कहा कि मैं बिल्कुल तिब्बत छोड़ना नहीं चाहता था, मैं एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता था जिसमें नरसंहार रुक जाए। मुझे उस नरसंहार को देख करके बड़ी घृणा हो रही थी, और चाहे वो चीनी हो और चाहे वो तिब्बती हो, मैं उस खून खराबा को देख करके बहुत परेशान था। तो वो मैं उसको जब मैंने काफ़ी मनन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न चीन मेरी बात मानेंगे और न खाम मेरी बात मानेंगे, और ये स्थिति चलती रहेगी। तो मेरे सामने इस केवल एक ही विकल्प रह गया था कि मैं भारत की तरफ चलूं, और जी रातों रात चल के मैं वहाँ आया, और जी मैंने आपसे जी आपके सर। जी, मैं अब अगले चैप्टर पे चल रहा हूं, तो टिबेट व्यू फ्रॉम नाथुला। उसमें मैं एक ही प्रश्न है उसमें मेरा, क्योंकि बाकी तो मैं रीडर्स के लिए और अपने दर्शकों के लिए चाह रहा हूं कि भाई ये किताब मेरे हिसाब से सस्ती है। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है देश की, चाइना से रिलेशनशिप समझना है, अमेरिका और रूस से रिलेशन समझना है, हेरिटेज पब्लिशर्स की है, 695 रुपए, 695। आप अब जब बता रहे हैं कि माओ की चाइना 5 फिंगर पॉलिसी आ गई थी, तब तक तिब्बत, सिक्किम, भूटान, नेपाल, इन सबकी, चौवन लाई हिंदुस्तान आते हैं अप्रैल 1960 में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो ये पता है, पब्लिक डोमेन में है, आपने भी लिखा है कि जब नेहरू से उनकी बात होती है और नेहरू कहते हैं कि भाई लेट अस डिसाइड और हम इस बॉर्डर इशू को सेटल करें, तो in reply, Prima Zhou suggests that India could retain NEFA while conceding Chinese control over the rest of Tibet, including Aksai Chin. आज जब आप मान लीजिए एक अपने पास एक विकल्प हो कि हम फिर से अंडू कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उस समय अगर हिंदुस्तान उस प्रपोजल को मान लिया होता तो आज हमारे बॉर्डर्स ज्यादा क्लियर होते और सेटल्ड होते? क्योंकि ये भी एक आक्षेप लगता है नेहरू जी के ऊपर कि उन्होंने उस प्रपोजल को माना नहीं था। देखिए, नेहरू जी जो जो क्लाइमेट पार्लियामेंट थी, नेहरू वॉज ए ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। अगर वो किसी से डरते थे तो पार्लियामेंट से डरते थे। और पार्लियामेंट में जो 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 माहौल था उस वक्त, वो ये था कि वैसे तो हमारे पास में हमारे योद्धा भी लड़ाई करने में समर्थ नहीं थे। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, दोनों तरफ लड़ाई नहीं हो सकती थी। और नेहरू इसको, स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। लेकिन पार्लियामेंट ये चाहती थी कि हम चीन के आगे बिल्कुल किसी रूप से झुके नहीं। तो नेहरू के सामने ये विकल्प था ही नहीं कि देश के जिस हिस्से को हम देश का अंग मानते हैं, और जब हमने सौगंध खाई है कि हम देश के एक एक इंच को सुरक्षित रखेंगे, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये हमारा पहला कर्तव्य है, तो वो इसको आसानी से मान नहीं सकते थे। उस वक्त की राष्ट्रीय चेतना को देखते हुए और अपने राष्ट्रीय विकास को देखते हुए, और जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन युद्ध किया था, उसको देखते हुए नेहरू इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे यहाँ बॉर्डर के सबसे बड़े एक्सपर्ट हमारे होम मिनिस्टर हैं, जिनकी खुद पैदाइश पहाड़ों की है, और वो हमारे बॉर्डर का एक एक अंग अच्छी तरह जानते हैं, और वो होम मिनिस्टर हैं। आप अगर उचित समझें तो उनसे बात करें।
तो जबकि चू एन लाई प्रधानमंत्री हैं और वो हमेशा प्रधानमंत्रियों से ही मिलते हैं, अगर किसी दूसरे मंत्री को मिलना है तो वो उनके पास आए, लेकिन वो इस परंपरा को छोड़ के हमारे होम मिनिस्टर से मिलने गए। तो 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 उस वक्त जो बातचीत हुई उनकी, उसमें हमारे होम मिनिस्टर ने उनको अच्छी तरह समझाया। पंत जी थे, गोविंद वल्लभ पंत, और होम मिनिस्टर थे हमारे नैनीताल के गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत ने उन्हें बताया कि अक्साई चिन में जिस टेरिटरी को आप अपना बता रहे हैं वो हमारे लद्दाख के जो कमिश्नर हैं और जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनके एक्टिव ज्यूरिसडिक्शन में है। तो चू एन लाई ने कहा कि देखिए, हम पिछले 10 साल से 50 से लेकर 59 तक आप जिसको अपना अक्साई चिन कहते हैं उसमें सड़क बना रहे हैं। अगर वो आपके एक्टिव ज्यूरिसडिक्शन में है तो वो आपको पता नहीं चला उसका। आज आप कह रहे हैं कि हमने वो उस पर आपका अधिकार कर लिया है। तो 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 गोविंद वल्लभ पंत के जवाब मिलने से पहले, कि उनके पास कोई जवाब शायद नहीं होगा, चू एन लाई ने कहा अच्छा चलिए हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं और नेहरू जी से बात करेंगे। तब फिर वो नेहरू जी के पास आए और फिर उसका दूसरा रास्ता ये निकला कि देयर शुड बी अ मीटिंग ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ साइड्स एंड दे शुड look at every point of view, including the background of where the territory of China lies and India lies, and let us see what they say in their reports. Then Nehru ji designated Indian officers and Chou En Lai designated Chinese officers, and they presented their reports within a year and a half. जी, That is where the matter was left. ओके। उस वक्त की बातचीत है जी, अब मैं इसी को और आगे बढ़ाता हूं क्योंकि एक मैं दर्शकों को जल्दी से बताता चलूं, मैं अगले चैप्टर पे आ रहा हूं। ये वही समय है जिस समय इस किताब में बहुत स्पेसिफिकली लिखा है और डिटेल में है, जब दलाई लामा ने यूएन में जाके उनका इंटरफेरेंस सीख किया था। और वो आप पढ़िए तो आपको भी ये लगता है कि चीन किस तरह से, मतलब किस नंगई और किस अमानवीय व्यवहार किया था। दलाई लामा ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि वहां टिबेटन पुरुष और स्त्रियों के स्टरलाइजेशन कर दिए थे, नसबंदी कर दी गई थी, उस रेस को ही खत्म करना चाह रहे थे। खैर, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आती है जो इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी थी या वो था, उसमें पेज 61 में आपका है कि बीएन मलिक, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, had convinced Pandit ji that the Chinese would not react to the Indian move to establish vigilance posts along the McMahon line, often misconstrued as forward policy. और ये मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस फेल्योर था। और ये कहीं बात नहीं आती है कि बीएन मलिक साहब जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, उनकी तरफ से अगर ये देश के प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी गई थी कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, और जबकि इसके उलट हुआ, तो कहीं ना आज की तारीख में तो सिर्फ जिम्मेदारी की बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक जिम्मेदारी थोड़ी हमारे इंटेलिजेंस फेल्योर की भी थी। मैं उस पर जरा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर जरूर थी, क्योंकि ये बात इतनी ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स को मालूम है कि युद्ध की तैयारी माओ जेतुंग काफ़ी पहले से कर रहे थे। 1962 में अक्टूबर-नवंबर में युद्ध आया, आक्रमण हुआ, लेकिन जून में उन्होंने अपनी पोलिट ब्यूरो में 3-4 लोगों से इसके बारे में बातचीत की थी, और उस बातचीत के बाद में उन्होंने
उनको ये शक था कि अगर हम हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी हमला करेंगे तो यद्यपि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत नज़दीकी नहीं है, लेकिन अमेरिका उस वक्त अवसर पाके ताइवान के हम पर हमला कर सकता। तो पहले तो उन्होंने अमेरिकन से आश्वासन लिया कि अगर एशिया में कोई ऐसा युद्ध संचालन हुआ, उसकी सारे की सारी स्थिति को देखते हुए, भारत चीन रूस चीन और ये सब देखते हुए, तो ताइवान के ऊपर आपका क्या रुख रहेगा। तो जो पोलैंड में उनके राजदूत थे उन्होंने कहा कि भाई ताइवान जो है वो उसमें हम उसकी सुरक्षा आपके हमले के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप ताइवान को हमला करेंगे तो हम उसका मुकाबला करेंगे, अगर आपका कोई हमला वहाँ नहीं है तो हमें कोई उसका मतलब नहीं। दूसरे उन्होंने ख्रुश्चेव, जो कि भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध बना रहे थे और जिनके साथ चीन और जिनके ज़माने में चीन और सोवियत यूनियन के बीच संबंधों में थोड़े तिफरके आने लगे थे, उन्होंने ख्रुश्चेव से पूछा। उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर हमारी हिंदुस्तान से लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की फौजें आगे बढ़ रही हैं और हमको मुकाबला करना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? आप मिग उनको सप्लाई करते रहेंगे, MiG-21 जो आपने उनको देने का वायदा किया, और हम हमारे ऑयल तिब्बत वगैरह में सारी सप्लाई आप कर रहे हैं, सारी चीन की PLA का ऑयल सप्लाई काफ़ी जो चाहिए जो हम लोग नहीं दे सकते हैं वो आप दे रहे हैं, तो वो आप बंद तो नहीं कर देंगे। तो ख्रुश्चेव ने ये सोचा कि ये मौका बहुत अच्छा है, इनको ये दुनिया भर में अपनी शक्ति हमसे आजमा रहे हैं, और एक जो रिवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन हमारे यहाँ शुरू हुआ और जो लेनिन ने शुरू किया, उसका श्रेय ये खुद लेना चाहते हैं और हमको कहते हैं कि हम उस रेवोल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं इनकी इस वक्त अगर बात मान जाऊंगा तो ये थोड़े सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। तो एक तो ये विचार था। दूसरा ये था कि उस वक्त कशमकश अमेरिका से शुरू हो गई थी क्यूबा के ऊपर, तो उन्होंने माओ से ये समझौता किया कि अगर हम क्यूबा में अपने कुछ शस्त्र स्थापित करेंगे तो तुम दुनिया में हमारे खिलाफ बोलोगे, तो अगर नहीं बोलोगे तो हम आपके यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं बंद करेंगे, आप जो चाहे वो करते रहें। और इस आश्वासन के साथ वो जून से जब तैयारी करते करते जब बिल्कुल युद्ध के लिए प्रवृत्त हो गए तो उन्होंने हमला कर दिया। उस वक्त हमारे यहाँ क्या था, 7 विकेट, उनके रास्ते कोई नए बने हुए नहीं थे। हमारी फौजों के पास जूते और पहनने के लिए, हिमालय की चोटी पर काम करने के लिए, युद्ध करना तो छोड़ दीजिए, वहाँ रहने के लिए भी उनके पास में सामान नहीं था। वो तो उसको फॉरवर्ड पॉलिसी कह गए, और ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं थी कि चीन वहाँ से ल्हासा के ऊपर आमदो के पार पीकिंग से PLA भेज के और हमारे बॉर्डर तक आ गया, जहाँ तक चीन की सेना आज तक कभी नहीं आई। जी जी, वो फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं थी जी, कि मैंने जिक्र किया। जी, मैं अब जल्दी से चैप्टर 7 पे आ जा रहा हूं, जो आपकी पोस्टिंग जब न्यूयॉर्क होती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए वो बहुत अहम पीरियड था। एक तरफ अमेरिका शक करता था कि हम शायद कम्युनिस्ट रूस की तरफ जा रहे हैं, उधर कम्युनिस्ट रूस शक करता था कि हम कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो जो नेहरू की नॉन अलाइंड पोजीशन थी उसको शायद जब आप वहां पहुंचे हैं, उसके बाद कैनेडी का वहां जब प्रेसिडेंट हुए हैं, और जितना आपने ठीक से लिखा कि कैनेडी ने उस नेहरू को ज्यादा समझा है बाकी प्रेसिडेंट की बनिस्बत, और शायद हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी कि कैनेडी की हत्या हो जाती है बीच में। नहीं तो आपको क्या लगता है, कैनेडी अगर कंटिन्यू रहते और नेहरू भी अगर 2-4 साल और जिंदा रह गए होते
तो हिंदुस्तान की राह कोई दूसरी होती। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। हाँ, ये जो है ये one can talk from hindsight. It's not reality. It's not reality based. It's hypothetical. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कैनेडी भी रह जाते और नेहरू भी रह जाते तो जो 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 स्थिति बुश जूनियर के आने के बाद भारत के संबंध बनना शुरू हुए, और जब उन्होंने हमारे न्यूक्लियर डेवलपमेंट के ऊपर से अपने अंकुश हटा दिए, तो वो स्थिति उसी वक्त पैदा हो जाती। जी जी, वो जो कि कैनेडी के हृदय में नेहरू के लिए बहुत सत्कार था। जब नेहरू 1961 में वहाँ गए तो ही वेलकम्ड हिम एज द लिंकन ऑफ एशिया। यस जी, आपने लिखा है। मैं एक चीज और जल्दी से, क्योंकि उसी चैप्टर के अंत में कहीं आपने क्रुश्चेव की अभी बात की, एक चीज मुझे जरा समझ में थोड़ा नहीं आती है, क्योंकि 62 वॉर में चाइना के पास जो हथियार थे वो मूल रूप से रशिया के द्वारा दिए हुए थे। लेकिन वहीं पे आपने भी लिखा कि उसके बाद हम एक चेंज देखते हैं 62 के बाद, जब क्रुश्चेव हिंदुस्तान के पास आने के लिए मिग 21 की सप्लाई को तेज करते हैं और इंडिया के प्रति एक उनका रवैया भी चेंज होता है। तो ये शायद टर्निंग पॉइंट था। क्या 62 की वॉर को हम सब कुछ खराब मानते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान के विदेश अफेयर में, फॉरेन अफेयर्स में ये एक टर्निंग पॉइंट था जब हम रूस की तरफ हम थोड़ा बढ़ना शुरू हुए? नहीं, देखिए, उसकी अच्छाई में एक आपको बताता हूँ। पहले रूस की तरफ टर्न करना छोड़ दिया जी। उसकी एक अच्छाई ये हुई कि आज आप मिलिट्री पावर है। उसकी एक अच्छाई ये हुई कि उसके बाद में हमने मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू किया। उसकी एक अच्छाई ये हुई कि हमारे पास फोर्सेस को हमने ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि हम आप मुकाबला वेस्ट में भी कर सकें, नॉर्थ में भी कर सकें, ईस्ट में भी कर सकें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपने 1971 में बांग्लादेश बनने में मदद कर दी। उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि आपने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बनने में आपका हाथ हो गया। उसके ये सारे फ़ायदे हो गए। और मैं ये सोचता हूँ कि वो एक ऐतिहासिक घटना थी जो भारत के लिए, भारत को सही रास्ते पे ले आई। जी। लेकिन नेहरू के लिए भी मैं एक बात कहूँगा जी कि जब मैं न्यूयॉर्क में था तो वहाँ होमी भाभा आए थे। होमी भाभा हमारे सारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम के इंचार्ज थे, और वो जब कनाडा गए कांडू रिएक्टर के लिए पहले बातचीत करने के लिए, और उसके बाद में उस पर एग्रीमेंट पर दस्तखत होने के लिए, तो वो न्यूयॉर्क होके गए और मैं उनके साथ लगा था बराबर। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि हमारी जो डिसआर्मामेंट की पॉलिसीज़ हैं और डिसआर्मामेंट कमेटी में जो हमारा रोल है, उसको देखते हुए क्या एक ऐसी स्थिति होगी और जो नेहरू जी देश को बिल्कुल अणुशक्ति से, बिल्कुल सैनिक शक्ति से मुक्त कर देंगे? मैंने ये सवाल उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा नहीं, नेहरू इज़ वेरी कॉन्शियस that one day that power may have to be used for military purposes, but that will depend on how the world develops itself. Nehru never wanted to kill that option. On the other hand, what Nehru did enabled us to move in that direction, and Pokhran would not be possible but for the start that Nehru gave to atomic research in India. जी, मैं अब आप आज के उसका मैं अंतिम चैप्टर जो 8वां है, जहां पे नेहरू जी की मृत्यु भी हो जाएगी 1964 में, जब आप
को मेक्सिको में चार्ज अफेयर करके मूव किया गया, क्योंकि हमारे जो उस समय एम्बेसडर डेजिग्नेट थे निरंजन सिंह गिल, उनको कुछ आने में टाइम था। आपने मेक्सिको के बारे में उसकी हिस्ट्री और बहुत सुंदर से लिखा है, वो मैं किसी को भी चाहूंगा कि वो हमारे दर्शक उसको जरूर पढ़ें। लेकिन लास्ट का जो आपका उसी को कंक्लूड जब आप कर रहे हैं, वहां पे एक आपने बात कही है कि मेक्सिको के जो प्रेसिडेंट थे, ही एडमायर्ड प्रेसिडेंट केनेडी फॉर हिज बोल्ड लीडरशिप and was indebted to him for his agreement to transfer El Chamizal to Mexico, the disputed tract of land between Texas and Mexico along Rio Grande. Now, ये कैनेडी का मेक्सिको में इसलिए सम्मान है कि उन्होंने डिस्प्यूटेड लैंड को मेक्सिको को दे दिया। इसका मैं ये समझना चाहूंगा यूएस ने इसको कैसे लिया था? क्या कैनेडी के एक आप अपने हिस्से को जो डिस्प्यूटेड है आप दे के वंस फॉर ऑल खत्म कर रहे हैं एक झगड़े को, यूएस ने उसका कैसे रिएक्शन था? देखिए, दैट इज व्हाई मातेओस, द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको एट दैट टाइम, जी, had that great respect for Kennedy. No other president could do it in the past. आपको याद होगा कि जो मेक्सिको और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था जी, उसमें मेक्सिको का उत्तरी भाग मेक्सिको ने खो दिया था और वो यूएस के अधिकार में आ गया था। जी, तो चामिजाल रिवर के साउथ में भी कुछ हिस्से थे जिसको चामिजाल ट्रैक्ट कहते थे, सारा का सारा उस पे यूएसए का अधिकार हो गया था। So, at the request of Mexico and given the history of relations between USA and Mexico, and the fact that Mexico was a very important part of the Latin American political system led by the US, Kennedy made bold to transfer that territory back to Chamizal tract, back to Mexico. And to Mexico, and the Mexicans were ever grateful for that, and they were not they therefore admired Kennedy as a great, not only as a great president of USA, but as a great man of history. In their eyes, the stature of Kennedy went up tremendously because of that transfer. बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये इसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं, और आपके इसमें एक अच्छी चीज ये है कि एक तो बहुत ही सरल अंग्रेजी है उसमें, जो जनरली आप लोग डिप्लोमेट लोग इतनी मुश्किल अंग्रेजी कभी कभी यूज करने लगते हैं कि समझ में नहीं आता। ये सरल अंग्रेजी है जो आम आदमी की समझ में आती है। और एक चीज मैं और कहूंगा, जो आप उसकी बहुत न्यूआंसेस को पकड़ते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि एक अगर लीडर ठीक एक्शन ले ले तो शायद हिस्ट्री में वो दर्ज होता है और उस देश, दोनों देशों के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। मैं आपको इसका लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा जी का सफर अगले अंक में करेंगे। तब तक हमारे दर्शक इसका आनंद लें, किताब मंगाएं और किताब पे इसको देखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।